आवेशों के गुणधर्म। हमने देखा था कि आवेश उत्पन्न कैसे होते हैं। आज हम आवेशों के गुणधर्मों के बारे में देखेंगे। सबसे पहला जो आवेशों का गुण होता है वह होता है योज्य गुण। योज्य गुण से तात्पर्य होता है आवेश सामान्य बीजगणितीय नियमों का पालन करते हैं। यदि हमें किसी निकाय में कुल आवेश निकालना है तो इसके लिए हमें उस निकाय में उपस्थित सभी आवेशों का सामान्य बीजगणितीय योग ज्ञात करना होगा। उदाहरण के लिए यदि आपके पास में एक निकाय है इस प्रकार से और इस निकाय में अलग अलग बिंदु आवेश उपस्थित है, इसमें बहुत सारे आवेश हो सकते हैं। हमने कहा कि यहाँ पर n आवेश उपस्थित है, तो जो कुल आवेश है निकाय में वह कुल आवेश सभी आवेशों के बीजगणितीय योग से ज्ञात किया जाएगा। इसे ही हम आवेशों के योज्य गुण कहते हैं। दूसरा गुण है आवेशों का संरक्षण। किसी निकाय में उपस्थित कुल आवेश सदैव संरक्षित रहता है। इसका एक बहुत अच्छा उदाहरण है रेडियोधर्मिता। रेडियोधर्मिता में जितनी मात्रा में धनात्मक आवेश बाहर निकलता है ठीक उसी मात्रा में ऋणात्मक आवेश वाले विकिरण भी बाहर निकलते हैं। तो निकाय में जो आवेश है वह सदैव संरक्षित रहता है। तो इस प्रकार आवेशों के संरक्षण का सिद्धांत कहता है कि आवेश ना तो नष्ट किए जा सकते हैं और ना ही उत्पन्न किए जा सकते हैं, और इस प्रकार आवेश सदैव संरक्षित रहते हैं। आवेशों के संरक्षण के साथ साथ जो तीसरा गुणधर्म है वह है आवेशों का क्वांटीकरण का सिद्धांत। आवेशों के क्वांटीकरण सिद्धांत से तात्पर्य है कि किसी निकाय में उपस्थित जो कुल आवेश है यह कुल आवेश एक इलेक्ट्रॉन में उपस्थित आवेश का पूर्ण गुणज होता है। क्वांटीकरण का सिद्धांत कहता है कि किसी निकाय में उपस्थित कुल आवेश एक इलेक्ट्रॉन के आवेश का पूर्ण गुणज में होता है। यदि हम इसे गणितीय रूप में दर्शाना चाहें तो कुल आवेश को हम क्यों से दर्शाएंगे, पूर्ण गुणज को हम n से दर्शाएंगे और इलेक्ट्रॉनों के आवेश को हम e से दर्शाएंगे। यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों का आवेश e जो है वह 1.6 × 10⁻19 कूलम का होता है। यह ऋणात्मक आवेश होता है और n का मान यह पूर्ण गुणज में हो सकता है, 1, 2, 3 इस प्रकार से यह हो सकता है। n का मान कभी भी इस प्रकार से भिन्न के रूप में या दशमलव के रूप में नहीं हो सकता है। तो आवेश के क्वांटीकरण का सिद्धांत कहता है कि किसी निकाय में उपस्थित कुल आवेश एक इलेक्ट्रॉन के आवेश का पूर्ण गुणज रूप में ही होता है। क्वांटीकरण का सिद्धांत सूक्ष्म स्थलीय गुण है। यह सूक्ष्म स्थलीय रूप में ही देखा जा सकता है। सूक्ष्म स्तरीय रूप में हम जब बात करते हैं तो सूक्ष्म स्तर पर हम कम इलेक्ट्रॉनों की चर्चा करते हैं, छोटी संख्या में इलेक्ट्रॉनों की चर्चा करते हैं, और छोटे स्तर पर ही इलेक्ट्रॉनों की संख्या को क्वांटीकरण के रूप में देखा जा सकता है।
यदि वहां पर एवोगैड्रो संख्या में इलेक्ट्रॉन उपस्थित होंगे 6.022 गुणित 10 की घात 23, इतनी बड़ी संख्या में जब वहां पर इलेक्ट्रॉन उपस्थित होंगे या इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान होगा, तो उस अवस्था में हम क्वांटीकरण के गुण को नहीं देख सकते। तो क्वांटीकरण का गुण सूक्ष्म स्तरीय रूप में ही देखा जा सकता है। क्वांटीकरण के गुण को हम स्थूल स्तर पर नहीं देख सकते हैं। यह स्थूल स्तर पर नहीं देखा जा सकता, यह केवल सूक्ष्म स्तरीय रूप में देखा जा सकता है। आइए अब हम अगले बिंदु पर चर्चा करेंगे। बिंदु आवेश। एक एकल आवेश को बिंदु आवेश कहा जाएगा यदि उस एकल आवेश का स्वयं का आकार उसमें उपस्थित आवेश की तुलना में बहुत बड़ा हो। यानी एकल आवेश तभी बिंदु आवेश कहलाएगा जब एकल आवेश की विमा बहुत बड़ी होती है आवेश की मात्रा से। निकाय में उपस्थित आवेश की मात्रा बहुत ही कम है, जबकि उस निकाय की विमा बहुत अधिक है। तो ऐसे एकल आवेश को बिंदु आवेश कहा जाता है। अब यदि हम दो आवेशों को देखें तो दो आवेशों के बीच की दूरी बहुत अधिक हो और इनमें उपस्थित आवेश की मात्रा बहुत कम, दोनों आवेशों के बीच की दूरी बहुत अधिक हो और इन दोनों आवेशों की मात्रा बहुत कम, तो ऐसे परिस्थिति में ये दोनों ही आवेश बिंदु आवेश कहलाते हैं। तो बिंदु आवेश की परिभाषा दो रूपों में दी जा सकती है। एकल आवेश के लिए जब आवेश की मात्रा बहुत कम है और कण का विमा बहुत बड़ा है, तब वह एकल आवेश भी बिंदु आवेश कहलाएगा। और दो आवेशों के परिप्रेक्ष्य में दोनों आवेशों के बीच की दूरी बहुत अधिक है, जबकि उन दोनों कणों पर आवेश की मात्रा बहुत कम है। तो इस प्रकार से बिंदु आवेश दो रूपों में परिभाषित किया जा सकता है। और इसी बिंदु आवेश के ऊपर हम एक नियम पढ़ेंगे, जिस नियम को हम कहते हैं कूलाम का नियम। कूलाम के नियम के अनुसार किन्हीं दो बिंदु आवेशों के मध्य कार्य करने वाला बल इन दोनों बिंदु आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के समानुपाती होता है तथा इनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो यदि हम इसे गणितीय रूप में देखना चाहें तो मान लीजिए ये हमारे पास में दो बिंदु आवेश हैं, जिसको मैंने Q1 और Q2 कहा, और दोनों बिंदु आवेशों के बीच की दूरी r से दी जाती है। कूलाम के नियम के अनुसार दो बिंदु आवेशों के मध्य कार्य करने वाला बल इन दोनों बिंदु आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के समानुपाती है और इन दोनों बिंदु आवेशों के मध्य की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। दोनों कथनों को यदि हम मिला करके लिखें तो हम इसे इस प्रकार लिख सकते हैं, और समानुपाती चिन्ह को जब हम हटाएंगे तो यहाँ पर समानुपातिक नियतांक प्रयोग करना पड़ेगा, और समानुपातिक नियतांक को हमने k से दर्शाया। तो इस प्रकार
ये है कूलॉम के नियम के लिए गणितीय सूत्र। इस सूत्र में यदि हम SI पद्धति में K का मान रखें तो SI पद्धति में K का मान 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट से दिया जाता है। यहां पर एप्सिलॉन नॉट क्या है? निर्वात की विद्युतशीलता। और एप्सिलॉन नॉट का जो आंतरिक मान होता है यह होता है 8.854 गुणित 10 की घात ऋण 12 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर और प्रति कूलॉम स्क्वायर धन। K का मान यदि हम SI पद्धति में रखें तो ये 9 गुणित 10 की घात 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलॉम स्क्वायर होता है। एप्सिलॉन नॉट निर्वात की विद्युतशीलता को बताता है। यह बताता है कि बाह्य विद्युत क्षेत्र में यदि किसी निकाय को रखा जाएगा तो वह स्वयं में से कितने आवेश को प्रवाहित होने नहीं देता है। अब हम देखते हैं कि इसकी दिशा क्या होगी। तो इसकी दिशा निर्भर करेगा कि ये दोनों आवेश सजातीय हैं या विजातीय हैं। यदि दोनों आवेश सजातीय हैं तो इनके बीच में कार्य करने वाला बल प्रतिकर्षण बल होगा, और यदि ये दोनों आवेश विजातीय हैं तो Q1 और Q2 के मध्य कार्य करने वाला बल आकर्षण का बल होगा। तो इसे हम एक परिस्थिति के अनुसार दर्शाते हैं कि यदि Q1 और Q2 इन दोनों का गुणनफल 0 से बड़ा हो। ये कौन से परिस्थिति को दर्शा रहा है? दो संख्याओं का गुणनफल 0 से बड़ा कब होता है? जब दोनों संख्याएं धनात्मक हो या दोनों संख्याएं ऋणात्मक हो, यानी ये है सजातीय आवेश। तो जब आवेश सजातीय होते हैं तब उनके मध्य कूलॉम के नियम को सदिश रूप में कैसे दर्शाया जाएगा? ये कूलॉम के नियम का सदिश निरूपण का एक चित्र हम अभी आपके सामने रखने वाले हैं। ये बोर्ड परीक्षाओं के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है कि किस प्रकार से सदिश रूप में दो सजातीय आवेशों को कूलॉम के नियम में दर्शाया जाएगा। तो यदि ये आपका मूल बिंदु है और इस मूल बिंदु से r1 दूरी पर स्थित है पहला बिंदु आवेश, और इस मूल बिंदु से r2 दूरी पर स्थित है दूसरा बिंदु आवेश। तो इनके बीच की दूरी है r12, यदि मैं इसे इस प्रकार से दर्शाऊं, और Q1 Q2 को प्रतिकर्षित करेगा इस प्रकार से, और Q2 Q1 को प्रतिकर्षित करेगा इस प्रकार से। तो बोर्ड परीक्षाओं में इस चित्र को बनाने के लिए पूछा जाता है कि यदि Q1 और Q2 का गुणनफल 0 से बड़ा हो तो कूलॉम के नियम को सदिश रूप में दर्शाइए। तो आपको ये चित्र बनाना है और गणितीय सूत्र बिल्कुल यही रहेगा। इस सूत्र में एक छोटा सा परिवर्तन होगा, और वो परिवर्तन होगा कि आपको F बराबर K Q1 Q2 बटे r² की जगह सदिश रूप में दर्शाने के लिए इकाई सदिश का प्रयोग करना होगा। आइए अब हम चर्चा करते हैं कूलॉम के नियम के सदिश निरूपण पर स्थिति 2 में। तो कूलॉम के नियम हमने देखा कि कूलॉम का नियम किन्हीं दो बिंदु आवेशों के मध्य कार्य करने वाले बल को परिभाषित करता है। और जब हम सदिश निरूपण में जाते हैं तो सदिश निरूपण में हमने पहली स्थिति देख ली थी जबकि आवेश सजाती हैं। आज हम स्थिति 2 पर चर्चा करेंगे।
जबकि आवेशों का गुणनफल 0 से छोटा है। इसका तात्पर्य होता है कि आवेश विजातीय है, और हम सभी जानते हैं कि सजातीय आवेशों में प्रतिकर्षण और विजातीय आवेशों में आकर्षण होता है। तो इस परिस्थिति में आकर्षण का बल सदिश रूप में कैसे दिखाया जाएगा? तो इसके लिए हम एक मूल बिंदु लेते हैं और हम ये मानते हैं कि हमारे पास में दो बिंदु आवेश हैं, और इस प्रकार से R1 जो कि पहला बिंदु आवेश Q1 के स्थिति सदिश को दर्शा रहा है, और दूसरा Q2 बिंदु आवेश है जिसके लिए R2 स्थिति सदिश निर्धारित किया गया है। Q1 Q2 को अपनी ओर आकर्षित करेगा, तो ये पहले पिंड द्वारा दूसरे पिंड पर आरोपित बल, पहले बिंदु आवेश द्वारा दूसरे बिंदु आवेश पर बल, आकर्षण का बल किस प्रकार से कार्य करेगा? इस प्रकार से F12। यहां पर F12 क्या चीज को बता रहा है? Q1 पर Q2 द्वारा लगने वाला बल, और F21 Q2 पर Q1 द्वारा लगने वाले बल की व्याख्या कर रहा है। इसे यदि आप x अक्ष और y अक्ष के रूप में दर्शाना चाहें तो इस प्रकार से आप इसे x अक्ष और y अक्ष में दर्शा सकते हैं। तो ये होगा कूलाम के नियम का सदिश निरूपण। अभी हम ये सिद्ध करेंगे कि कूलाम का नियम न्यूटन के गति के तृतीय नियम का पालन करता है। तो उसके लिए हम F12 का मान निकालते हैं। कूलाम के नियम से हमें ये पता है कि किन्हीं दो बिंदु आवेशों के मध्य कार्य करने वाला बल इन दोनों बिंदु आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के समानुपाती होता है, और इन दोनों बिंदु आवेशों के मध्य की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो ये मैंने वर्ग लगा दिया। सदिश का दिशा एकांक सदिश के द्वारा दर्शाया जाएगा, और क्योंकि यहाँ पर पहले और दूसरे पिंड के द्वारा लगने वाला बल F12 इसकी गणना की जा रही है, इसलिए यहाँ पर सदिश के रूप में हमने R12 को दर्शाया। तो ये हो जाएगा समीकरण नंबर 1। ठीक इसी प्रकार जब हम F21 की बात करेंगे तो F21 भी हमें इस प्रकार से मिलेगा। समीकरण 1 और 2 से जब हम चर्चा करें, देखें, तुलना करें, तो यहां पर R12 और R21, आप देखिए चित्र से R12 मतलब Q1 और Q2 के बीच की दूरी है, और R21 भी Q2 और Q1 के बीच की दूरी है। तो दूरियां तो बराबर हैं लेकिन दिशा विपरीत है, और इसीलिए हम यहाँ पर सदिश के नियमों के तहत ऋण चिन्ह लगा देते हैं। तो चूंकि R12 कैप इज इक्वल्स टू माइनस R21 कैप, एकांक सदिश परिमाण में बराबर लेकिन दिशा में विपरीत हैं, इसलिए F12 और F21 भी परिमाण में बराबर होंगे लेकिन दिशा में विपरीत होंगे। तो ये जो समीकरण हमें प्राप्त हुआ, जिसे हम समीकरण 3 कह सकते हैं, यह न्यूटन के गति के तृतीय नियम का पालन करता है। यानी कूलाम का नियम न्यूटन के गति के तृतीय नियम का पालन करता है। तो यदि परीक्षा में प्रश्न आया कि सिद्ध कीजिए कि कूलाम का नियम न्यूटन के गति के तृतीय नियम का पालन करता है, तो आप किसी भी स्थिति को, ये स्थिति 2 है, हमने स्थिति 1 पर चर्चा कर ली है, स्थिति 2 में Q1 Q2 इन दोनों का गुणनफल 0 से छोटा लिया गया, यानी विजातीय आवेशों की जब हम बात करते हैं उस परिस्थिति में आप चित्र के साथ में समीकरण 1, 2 और 3 को दर्शाएंगे, और इस प्रकार आपको न्यूटन के गति के तृतीय नियम का पालन करता है यह आप सिद्ध कर सकते हैं।